हे स्टूडेंट्स, स्टडी विद अर्चना शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। हमारा राजस्थान टेक्स्ट बुक क्लास 6 में हम 2 लेसन्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज बारी है पार्ट 3 इतिहास जानने के स्रोत। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो तीसरा पार्ट है इतिहास जानने के स्रोत, इस पे पहले बात कर लेते हैं। जब हम कभी भी अपने से पुरानी बातें जानना चाहते हैं, जैसे हमारी फैमिली की ही बात कर लें, तो हम क्या करते हैं? बड़े बुजुर्गों को पूछते हैं कि तब क्या हुआ था, पुराने एल्बम्स देखते हैं, पुरानी जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं। ठीक है, इसी तरह से इतिहास को जानने के लिए भी हमको 2 तरह की बात करनी पड़ती है, या मुख्यतः 2 भागों में विभक्त किया जाता है इतिहास को जानना। वे चीज़ें हैं, एक तो है पुरातात्विक, ठीक है, पुरानी चीज़ें, और दूसरा है साहित्यिक स्रोत, उस समय का लिखा गया साहित्य जो तत्कालीन व्यवस्था को हमें बता सके। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर पुरातात्विक स्रोत की। देखिए, पुरातात्विक स्रोत के अंदर जो इसकी परिभाषा दी गई है वो कुछ इस तरह से है: प्राचीन काल के वे अवशेष। ठीक है, अवशेष कब के हैं? उस समय के जिस समय की हमें जानकारी प्राप्त करनी है। प्राचीन काल के अवशेष, अवशेष शब्द से आप समझो जो चीज़ उस समय की अभी कुछ शेष रह गई है वो अवशेष कहलाते हैं। तो अवशेष मिले, ठीक है, जिनसे हम उस स्थान, उस जगह की, उस पर उस समय घटी घटनाओं के संदर्भ को समझने में सहयोग मिलता है, उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। पुरातात्विक स्रोत किसे कहेंगे? जो प्राचीन काल के अवशेष, जो उस समय की स्थान घटनाओं को बताने में हमें सहयोग करें, वो पुरातात्विक स्रोत कहलाएंगे। ठीक है, अब देखो, इसके अंदर अभिलेख हो गया, मुद्रा हो गई, स्मारक हो गए, कलाकृतियां हो गई, उत्खनन से प्राप्त मतलब खुदाई से प्राप्त सामग्रियां सम्मिलित होती हैं। चलिए देखिए, आपकी बुक में फिर एक एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में बताया गया है। जैसे अभी फर्स्ट यहाँ पर बात की अभिलेख की। ठीक है, देखिए अभिलेख के अंदर जहाँ पर फर्स्ट बात हो रही है अभिलेख की, अभिलेख जो पत्थर की पट्टिकाओं पर जो शिलालेख लिखे होते हैं, देखिए इस चित्र में भी देखिए ये पत्थर है और इस पे राइटिंग की गई है इस तरह से। ठीक है, तो ये पत्थर की पट्टिकाओं पर लिखा हुआ है, ये शिलालेख है। या फिर कहें कि पत्थर के बड़े बड़े खंडों पर, पत्थर के टुकड़ों पर, स्तंभों पर, भवनों पर, गुफाओं की दीवारों पर, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूप, मठों, तालाब लिखे होते हैं, तालाब के पास भी पत्थरों पर, खेतों में खड़ी शिलाओं या ताम पत्रों पर उत्कीर्ण मतलब वहां पर खुदाई करके उस पत्थर पर लिखा गया हो, ऐसे मिलते हैं। इन चीज़ों को हम कहते हैं अभिलेख, जो वहां पर लिखी हुई जानकारी से हम पुरानी इतिहास को जान सकते हैं। यहाँ तो बात होती है अभिलेखों की। अब हम बात करते हैं अभिलेखों की उपयोगिता की। ठीक है, चलिए देखिए, अभिलेखों की उपयोगिता की बात जहाँ हम करेंगे वहाँ आप ये समझ लीजिए कि इन अभिलेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है। ये देखिए, इन अभिलेखों से हमें शासक, उनके आश्रित मतलब उन राजा के आश्रित जो लोग रहते थे, रानियां, राजकुमारी, सामंत के नाम, क्योंकि अभिलेखों पर घटना, उससे संबंधित जो घटना जिस राजा के काल में घटी, या उस घटना से कौन प्रभावित हुआ, ठीक है, क्या घटना हुई थी, या किसी राजा ने कोई आज्ञा दी हो, इन सब की जानकारी हमें अभिलेखों में उत्कीर्ण मिलती है। तो सबसे पहली बात यह है कि उस समय के राजाओं की और लोगों के नामों की जानकारी होती है। सेकेंड चीज़ है कि घटना की जानकारी होती है, उस घटना की तिथि का हमें पता चलता है। शासन कार्य, जो कार्य उस घटना में वर्णित है वो हमें मिलता है, और आज्ञाओं का उल्लेख भी मिलता है। तो ये सब कुछ हमें अभिलेखों में मिलता है, तो अभिलेख की उपयोगिता साबित हो चुकी है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ आगे चलते हैं। आगे आपकी बुक में अब प्रमुख अभिलेखों के नाम लिखे हुए हैं, चलिए इनको एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, नगरी अभिलेख, कंसवा अभिलेख, घटियाल अभिलेख, किराडू, नांदसा, बरनाला जिसे यूप स्तंभ भी कहते हैं, सामोली शिलालेख, ये सब क्या हैं? अभिलेख हैं। और इनसे हमें क्या जानकारी मिली? राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि, द्रव्य दान, दान देते हैं ना, और राजनीतिक सीमा की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब देखिए कुछ अभिलेखों से क्या जानकारी मिली है, इंपॉर्टेंट है, ये जीके का क्वेश्चन भी बनता है यहाँ पे।
ये देखिए, घटियाल अभिलेख से प्रतिहार और बिजोलिया शिलालेख से चौहानों का इतिहास मिलता है। यहाँ प्रश्न बन जाता है कि बिजोलिया अभिलेख से किस शासन वंश की जानकारी मिलती है, तो यहाँ आंसर होगा चौहान वंश की। ठीक है। अच्छा, ये देखिए, चिरवा का शिलालेख से रावल समर सिंह के युग की जानकारी मिलती है। ये आप याद कीजिएगा, इन टेक्स्ट बुक से यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं जीके के। ठीक है, चलिए, चिरवा के शिलालेख से समर सिंह की जानकारी हमें मिलती है। उसके बाद आपकी बुक में आगे जो बताया गया है, आगे बात की गई है स्मारक की। ठीक है, अब देखिए, इस स्मारक के अंदर मेनली हमारे राजस्थान में स्मारकों में दुर्गों को शामिल किया गया है, किलों को, जो राजाओं ने समय समय पे बनाया है, और उनसे कई घटनाएं भी जुड़ी हुई है। ठीक है, तो आपकी बुक में कई किलों के नाम दिए गए हैं, चित्तौड़, जालोर, गागरोन, रणथंबोर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़। ठीक है। अच्छा, और इन सब किलों का अपना एक हिस्ट्री है और जो जीके में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। चलिए, उसके बाद जो बात की जाती है वो बात की जाती है मुद्राओं की। किसकी बात की जाती है? मुद्राओं की। अब देखिए, मुद्राओं में क्या होता है, पहले अपन पर्सनली बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि दादी नानी के ज़माने से बूढ़ी बूढ़ी औरतें, बड़े बड़े लोग अपने से निकाल के सिक्के दिखाते हैं, देखो हमारे पास पुराने सिक्के हैं। उन पुराने सिक्कों को कभी गौर से देखो, उसमें क्या होता है, उसमें कुछ राजशाही चिन्ह बने हुए होते हैं, कुछ पुरानी तिथियां वर्णित होती हैं। तो उस समय उससे हमें ज्ञात हो जाता है कि वो सिक्का किस राजा के काल का है और उसका राज चिन्ह क्या है। ठीक है, तो मुद्राओं से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, ये देखिए। मुद्राओं से हमें, मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत नाम से धातु की शुद्धता, नापतोल आदि की भी जानकारी मिलती है। देखो, शुद्धता और नापतोल से क्या होता है, उस समय की जो समृद्धि है उसका ज्ञान हमें हो जाता है, सिक्का कैसा है। ठीक है, चलिए, और उस राजा की शक्ति और सामर्थ्य का पता भी हमें चलता है। राजस्थान के अंदर समय समय पर कई जगह हमें पुराने सिक्के मिले, जिनमें देखिए आहड़, रैड, बैराट, रंगमहल, सांभर, है ना, सुर्खियों के उत्खनन से प्राप्त सिक्के। ठीक है, इनसे चौहान, मालव, गुहिल आदि के वंश की जानकारी, उस समय की जानकारी हमको प्राप्त होती है। नेक्स्ट आपके बात की गई है बर्तन और कलाकृतियों की। देखिए, बर्तन और कलाकृतियों में इसमें जो कुछ लिखा है वो तो इजी है, आप समझ ही जाएंगे। उस समय बर्तन किस धातु के हुआ करते थे, किस तरह के होते थे, किस किस काम के लिए बर्तन काम में लिए जाते थे, और सबसे बड़ी बात, उन बर्तनों के ऊपर जो कलाकारी हुई है उस समय उस वहाँ की संस्कृति की जानकारी हमें मिलती है। ये देखिए, आपके यहाँ पे दे भी रखा है कि हमें कहाँ कहाँ ये जानकारियाँ मिली। देखिए, गणेश्वर, ये याद रखिएगा, नीमका थाना सीकर में ये सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता, है ना। ये यहाँ के ताम्र पात्रों, यहाँ ताम्र संस्कृति के अवशेष मिले। तो यहाँ की जो बर्तन और कलाकृतियाँ मिली उनसे हमें ज्ञात हुआ कि वो संस्कृति कौन सी थी, ताम्र संस्कृति। उसके बाद जोधपुरा, ये जयपुर की है। ठीक है, याद रखिएगा, जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है, ना कि जोधपुर में। कई लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं इस मैटर पे। तो जोधपुरा सभ्यता की बात हो रही है तो वो जयपुर में है। ठीक है, नोहो भरतपुर, यहाँ पर लाल मृदभांड मतलब लाल मिट्टी के बर्तन, आहड़ और गिलुंड से प्राप्त प्रस्तर और फलक आदि कला कौशल देखा जा सकता है। इस तरह से हमें तत्कालीन जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। अब आपके एंड में ताम्रपत्र की बात की गई है। देखिए, ताम्रपत्र क्या होता है, तांबे के छोटे बड़े पत्थरों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। मतलब तांबे का बर्तन होता है या तांबे का जो भी होता है उसके ऊपर लेख खुदे हुए होते हैं, और मेनली ये क्या होते हैं, दान पुण्य से संबंधित होते हैं, इसलिए इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। अच्छा, इसमें ये देखिए चित्र में भी है, ये तांबे की है और इस पर उत्खनन किया हुआ है। तो तत्कालीन शासन, कला, भाषा या जिस पर्व पे वो दान किया गया है, धर्म, भूमि, नापतोल आदि का उस समय की हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। इस तरह से इस पाठ में हमें देखिए कई चीज़ें मिल गई हैं पुरातात्विक स्रोतों से। अब हम साहित्यिक स्रोतों से देखते हैं कि इतिहास को कैसे जाना जा सकता है। ये देखिए, इतिहास की अगर हम बात करें तो आपकी बुक में
राजस्थान से संबंधित इतिहास की बात करें तो यहाँ से देखिए आप 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, समय का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जयानक कृत मतलब जयानक द्वारा लिखी गई, कृत मतलब लिखी गई, जयानक राइटर है इसका। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य, ये क्वेश्चंस बन जाते हैं, जयानक ने कौन सी बुक लिखी, या सुमिलित करवा देते हैं कि पृथ्वीराज विजय महाकाव्य किसने लिखा, तो जयानक ने लिखा। इसका टाइमिंग क्या है, 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, और इसमें हमें किसके पता चलता है, चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। रिपीट कर लीजिए, राइटर है जयानक, बुक का नाम है पृथ्वीराज विजय महाकाव्य, और उसमें उल्लेख है चौहानों का। टाइम में है इनका 12वीं शताब्दी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नयन चंद्र सूरी कृत, मतलब नयन चंद्र सूरी ने लिखी है हमीर महाकाव्य, और इसमें हमें चौहानों के इतिहास का पता चलता है। साथ ही इसमें अलाउद्दीन खिलजी का रणथंबोर विजय, जो रणथंबोर पे आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, ये नयन चंद्र सूरी की बुक है हमीर महाकाव्य, ठीक है, इसमें पता चलता है। तो आपने देखा कि इन बुक से हमें उस समय की घटी घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, वंशावलों की जानकारी मिलती है, कौन से राजा कितना शक्तिमान था और क्या क्या उसकी विशेषताएं थी, ये सब कुछ हमें इन साहित्य से मिल जाता है, उस समय के साहित्य से, ठीक है। अब जैसे आगे भी कुछ राइटर्स की बात की गई है जो आपके प्रश्न बन जाता है, याद रखिएगा। देखिए, पृथ्वीराज रासो, अचलदास खींची की वचनिका, पद्मनाभ कृत कानड़ दे प्रबंध, पद्मनाभ ने लिखी थी कानड़ दे प्रबंध, ठीक है। बीकानेर के दलपत सिंह ने लिखी दलपत विलास, याद रखना। खिड़िया जग्गा ने लिखी वचनिका, आदि में भी राजस्थानी साहित्य में हमें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर बात की गई है कर्नल जेम्स टॉड की। देखो पहले तो आप चित्र देखो कर्नल जेम्स टॉड का, एक बार होता है ना विजुअल बन जाता है माइंड में, तो याद रखना इजी रहता है। तो आपकी बुक में लकीली चित्र दिया हुआ है, ये श्रीमान है कर्नल जेम्स टॉड, ठीक है। इनके बारे में देखिए, इनकी बुक का नाम दिया गया है, ये है कर्नल जेम्स टॉड। अच्छा, कर्नल जेम्स टॉड की बुक है एनालास एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ठीक है, और पश्चिम भारत की यात्रा। ये बहुत बारी प्रश्न आता है और बार बार ये पूछा जाता है, तो आप इनकी बुक्स के नाम भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बात कर रहे हैं ये बूंदी के महाकाव्य सूर्यमल मिश्रण, वंश भास्कर, श्यामल दास की वीर विनोद, विश्वेश्वर नाथ रेव की मारवाड़ राज्य का इतिहास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा की उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ, ठीक है। इन सब के ग्रंथों से हमें तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। अब इस चीज़ से ये तो क्लियर हो गया कि साहित्यिक स्रोत भी इम्पॉर्टेंट है और पुरातात्विक स्रोत भी इम्पॉर्टेंट है। तो इतिहास को जानने के दो तरीके हैं, पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या है, पुरातात्विक स्रोत में है देखिए अभिलेख हो गया, और उसके बाद में क्या बात करें हम, हाँ उसके बाद स्मारक हो गए, उसके बाद में मुद्राएं हो गई, फिर उसकी बर्तन और कलाकृतियों की बात इन्होंने की, ताम्रपत्र की यहाँ बात की, और साहित्यिक स्रोतों में तत्कालीन जो भी उल्लेखनीय साहित्य लिखा गया उसकी बात की गई। इस तरह से आपका 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, बाय।